वेलकम। स्वागत करता हूं आपका इस मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो में जो है अंडरस्टैंडिंग बैलेंस शीट एज अ क्रेडिट एनालिस्ट। अभी तक के मेरे सारे वीडियोस में ये सबसे इम्पॉर्टेंट वीडियो है और आप इसको ज़रूर एंड तक देखें, क्योंकि मैं आपको इसमें ऐसी ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो आपको शायद नहीं पता थी पहले। मैं आपको बेसिकली बताऊंगा क्या इस वीडियो में। मैं आपको बताऊंगा व्हाट आर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फिर मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज अ बैलेंस शीट, फिर मैं आपको बताऊंगा फॉर्मेट ऑफ अ बैलेंस शीट एज पर कंपनीज एक्ट 2013। देखिए, हम जो अभी पढ़ते हैं एज अ क्रेडिट एनालिस्ट, एज अ बैंकर या एज अ स्टूडेंट, हम लोग जो एनालिसिस करते हैं बैलेंस शीट का वो टी शेप में करते हैं। हम लोग टी शेप में बनाते हैं ना, एक तरफ लाइबिलिटी होती है, एक तरफ एसेट होता है। इस फॉर्म में कोई गलती नहीं है, इससे बहुत अच्छा एनालिसिस होता है। लेकिन मुझे पता तो होना चाहिए कि एक्चुअली बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या होता है। तो जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट है वो कंपनीज एक्ट 2013 हमको बताती है। तो उस फॉर्मेट के बारे में मैं आपको बताऊंगा। फिर मैं फॉर्मेट के बाद आपको उस फॉर्मेट में जो इंडिविजुअल आइटम्स हैं मैं उनके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, precautions while analyzing the items of balance sheet from bank's point of view, as a banker, as a credit analyst। और ये भी कह सकते हैं कि एज अ स्टूडेंट भी आप समझ लीजिए कि बैलेंस शीट का एनालाइज करते समय मुझे क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, क्या प्रिकॉशन लेने हैं, किन आइटम को क्या कंसिडर करना है, वो मैं आपको बताऊंगा। और वो मैं आपको अलग से नहीं बताऊंगा। जब ये ऊपर की मैं चीजें आपको बताऊंगा तो वहीं पर बीच बीच में मैं आपको इनपुट देता रहूंगा कि एज अ क्रेडिट एनालिस्ट, एज अ बैंकर, हमको क्या ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं व्हाट आर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। व्हाट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट? कई साल पहले जब कोई मुझसे पूछता था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, तो मैं उसे यही कहता था कि सर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है या प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है। बिल्कुल ठीक था, उसमें कोई क्वेश्चन में आंसर में कोई गलती नहीं थी। लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अलावा भी बहुत कुछ है इसमें। देखिए, एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 40 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर एज अंडर: नंबर 1, बैलेंस शीट एज ऑन अ डेट; नंबर 2, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर अ पीरियड; नंबर 3, कैश फ्लो स्टेटमेंट; नंबर 4, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी; नंबर 5, एक्सप्लानेटरी नोट्स। तो आपको कम से कम यह पता होना चाहिए कि कभी कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करता है तो उसका मतलब 5 होते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बैलेंस शीट के बारे में बताता हूं कि बैलेंस शीट क्या होती है। व्हाट इज अ बैलेंस शीट? अब इसके नाम से ही पता लग गया, बैलेंस शीट एक ऐसी शीट जो बैलेंस है। इट इज अ शीट विच इज बैलेंस्ड। बिल्कुल सिंपल, बैलेंस तो है लेकिन इसमें है क्या? ऑन वन साइड वी हैव लाइबिलिटीज एंड ऑन अदर साइड वी हैव एसेट्स। तो बैलेंस शीट एक शीट होती है जिसमें दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, बराबर होती हैं, बैलेंस्ड होती हैं। एक साइड में लाइबिलिटीज होती है और दूसरी साइड में एसेट्स होता है। फिर it tells the position of assets and liabilities of a company as on a particular date। क्या बताता है कि पर्टिकुलर डेट में एक कंपनी की एसेट्स की पोजीशन और लाइबिलिटीज की पोजीशन क्या है। फिर it tells the financial position ऑब्लिक फाइनेंशियल हेल्थ एज ऑन अ पर्टिकुलर डेट। ये सिंपल बैलेंस शीट की एक डेफिनेशन है। आपको बिल्कुल टेक्निकलिटीज में नहीं जाना है। एक ऐसी शीट जो बैलेंस रहती है, जिसकी एक साइड में लाइबिलिटीज रहता है और एक साइड में एसेट्स होता है, और ये एज ऑन अ पर्टिकुलर डेट होती है, ठीक। अब बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या है? हम लोग जो पढ़ते हैं जनरली वो टी शेप पढ़ते हैं ना, एक तरफ लाइबिलिटीज एक तरफ एसेट्स। बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या है। देखिए, कंपनीज एक्ट के 2013 के शेड्यूल 3 के पार्ट 1 में क्या है, बैलेंस शीट का एक फॉर्मेट दिया गया है जो कि वर्टिकल है। इस वर्ड पे ध्यान दीजिएगा। हम भले ही हॉरिजेंटल पढ़ते हो कोई बात नहीं, लेकिन कंपनीज एक्ट का जो शेड्यूल 3 है उसका पार्ट 1 कहता है कि बैलेंस शीट वर्टिकल फॉर्मेट पे बनेगी, ठीक। और कंपनीज एक्ट जो इस फॉर्मेट को बनाता है, इस फॉर्मेट को प्रिस्क्राइब करता है, वो इसी बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन का ध्यान रखता है। देखिए, बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन आपने पढ़ी होगी 11th क्लास में। कैपिटल
प्लस लाइबिलिटीज इक्वल्स टू एसेट्स। बस अगर आपको ये इक्वेशन पता है तो आप कंपनीज एक्ट के हिसाब से जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट है उसको रट लेंगे, उसको याद कर लेंगे। कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से जो बैलेंस शीट बनती है उसमें वर्टिकल उसका शेप होता है, सबसे ऊपर होता है कैपिटल, उसके नीचे होता है लाइबिलिटीज और सबसे लास्ट में होता है एसेट। कैपिटल के दो पार्ट होते हैं, लाइबिलिटीज के भी दो पार्ट होते हैं और एसेट्स के भी दो पार्ट होते हैं। कैपिटल के दो पार्ट होते हैं कौन से? एक होता है शेयर होल्डर्स फंड, ठीक। एक होता है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। कैपिटल के दो पार्ट होते हैं, शेयर होल्डर्स फंड और शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। लाइबिलिटीज के भी दो पार्ट होते हैं, एक नॉन करंट लाइबिलिटीज, एक करंट लाइबिलिटीज। एसेट्स के भी दो पार्ट होते हैं, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स, ठीक। तो आपको टोटल 6 पार्ट हो गए। कैपिटल का दो पार्ट शेयर होल्डर्स फंड और शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। लाइबिलिटीज का भी दो पार्ट, नॉन करंट लाइबिलिटीज और करंट लाइबिलिटीज। और एसेट्स का भी दो पार्ट, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। अब शेयर होल्डर फंड्स के भी सब पार्ट्स हैं, वो हम पढ़ेंगे। उसी प्रकार से शेयर एप्लीकेशन मनी का कोई अलग से कोई इसका वो नहीं है, सब पार्ट्स नहीं है। नॉन करंट लाइबिलिटीज के भी सब पार्ट्स हैं, करंट लाइबिलिटीज के भी सब पार्ट्स हैं। उसी प्रकार से एसेट्स में नॉन करंट एसेट्स के भी सब पार्ट है और करंट एसेट्स के भी सब पार्ट है। वो सब पार्ट मैं आपको बताऊंगा जब आपको डिटेल फॉर्मेट बताऊंगा। तो बेसिकली आपको याद कैसे करना है बैलेंस शीट का फॉर्मेट एज पर कंपनीज एक्ट? ये बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन का बात करता है, कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज इक्वल टू एसेट्स। कैपिटल के दो पार्ट, लाइबिलिटीज के भी दो पार्ट और एसेट्स के भी दो पार्ट, और इन सब पार्ट्स के फिर सब पार्ट्स। अब हम पढ़ते हैं फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट एज पर पार्ट 1 शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। अब स्क्रीन पे बहुत ध्यान से देखिए, अब हमारा वीडियो का मेन पार्ट शुरू हो रहा है। फॉर्मेट एज पर पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। किसका फॉर्मेट? बैलेंस शीट का फॉर्मेट। मैं आपको अभी बैलेंस शीट के इस फॉर्मेट के जो जो सब कंपोनेंट्स है वो बताऊंगा और उसके बाद में फिर इनके बारे में डिटेल्स बताऊंगा और फिर मैं एज अ बैंकर हमको कहां पर क्या ध्यान रखना है वो बताऊंगा, राइट। अब देखिए, मैंने अभी आपको बताया था कि जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट है वो बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन की तरह होता है। बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है? कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज इक्वल टू एसेट्स। कैपिटल बोल लीजिए, इक्विटी बोल लीजिए, एक ही बात है। इक्विटी प्लस लाइबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स। देखिए, कंपनीज एक्ट के फॉर्मेट में भी यही चीज है, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, यानी ये वाला पार्ट ये है, ठीक है। इक्विटी प्लस लाइबिलिटीज ये हो गया है और एसेट्स नीचे है इसके। अब इक्विटी में क्या बताया था मैंने? दो पार्ट हैं। इक्विटी में क्या पार्ट है? पहला है शेयर होल्डर्स फंड, दूसरा है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। फिर लाइबिलिटीज के भी दो पार्ट हैं। लाइबिलिटीज के दो पार्ट क्या हैं? पहला है नॉन करंट लाइबिलिटीज और दूसरा है करंट लाइबिलिटीज। तो आपका एक साइड तो पूरा हो गया बैलेंस शीट का, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज का, जिसमें टोटल 4 पार्ट्स हैं, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लाइबिलिटीज और करंट लाइबिलिटीज। अब पढ़ लेते हैं एसेट वाला साइड। अब एसेट में भी दो पार्ट हैं, पहला पार्ट है नॉन करंट एसेट्स और दूसरा पार्ट है करंट एसेट्स, ठीक। अब आपके दोनों साइड मैच होगी। अब मैं आपको वन बाय वन ये जो फॉर्मेट है इसके आइटम्स के बारे में डिटेल बताता हूं और एज अ बैंकर हमें क्या ध्यान रखना है। अब पढ़ते हैं वन बाय वन आइटम्स का। सबसे पहले शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड में तीन पार्ट होते हैं, तीन सब पार्ट होते हैं। शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लसेस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। इनके बारे में मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। शेयर कैपिटल तो सब जानते हैं आप लोग क्या होती है। अब देखिए, मैं शेयर कैपिटल के बारे में आपको बिल्कुल डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। देखिए, जब मैं शेयर कैपिटल की बात करता हूँ ना, तो उसमें क्या होती है, मेरी दोनों शेयर कैपिटल आ जाती है, इक्विटी शेयर कैपिटल और प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अब जहां तक प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की बात है, तो जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं उनको प्रेफरेंस दी जाती है डिविडेंड देने में। और दूसरा, जब कंपनी लिक्विडेट होती है तो सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पैसा दिया जाता है। वहीं पर इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्या है? वोटिंग राइट्स होता है। तो दोनों शेयर कैपिटल के अपने फायदे और अपने नुकसान हैं, ठीक है। हम उसमें ज्यादा डिटेल में भी नहीं जाएंगे। तो शेयर कैपिटल मेरी दो प्रकार की होती है और इन दोनों का ही डिटेल मुझे बैलेंस शीट में नोट्स में देना पड़ता है, ठीक।
अब शेयर कैपिटल भी कई प्रकार की होती है, आपको जानना जरूरी है एज अ क्रेडिट एनालिस्ट। एक होती है ऑथराइज शेयर कैपिटल, एक होती है इशूड शेयर कैपिटल, एक होती है सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, एक होती है कॉल्ड अप कैपिटल, और एक होती है पेड अप कैपिटल। तो जो ऑथराइज कैपिटल होती है उसको मैं क्या कहता हूँ, नॉमिनल कैपिटल भी कहता हूँ। एक्चुअली एक कंपनी जो है पब्लिक से पैसा लेगी ना, शेयर इशू करेगी, तो ये जरूरी थोड़ी है कि वो अपनी मनमर्जी से पैसा उठा ले। उसको एक 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 सीमा करनी पड़ेगी, एक एक थ्रेशोल्ड बनाना पड़ेगा कि वो उसके ऊपर जो है पैसा नहीं उठा सकती है। वही ऑथराइज कैपिटल होती है। तो सपोज किसी कंपनी की ऑथराइज कैपिटल 100 रुपए है, ठीक, यानी कि कंपनी पब्लिक से 100 रुपए से ज्यादा पैसा नहीं उठा सकती है बाय इश्यू ऑफ शेयर्स। तो 100 रुपए की जो ऑथराइज कैपिटल है ये होगी 10 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 पर शेयर। यानी कंपनी मैक्सिमम 10 शेयर उठा सकती है एट द रेट ऑफ ₹10 पर शेयर, यानी 100 रुपए से ज्यादा की कैपिटल रेज नहीं कर सकती। दूसरा होता है इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल ऑथराइज कैपिटल का वो पार्ट होता है जो कि कंपनी ने इशू किया है इन्वेस्टर्स को, हु आर विलिंग टू इन्वेस्ट या हु आर विलिंग टू सब्सक्राइब। और इशूड कैपिटल ऑथराइज कैपिटल के बराबर या कम होगी, ज्यादा कभी नहीं होगी। सपोज 100 में से कंपनी ने 80 रुपए की शेयर कैपिटल इन्वेस्टर्स को क्या कहा है कि भैया आप इसको सब्सक्राइब कर लो, मैं आपको इश्यू करती हूं, आप सब्सक्राइब कर लो, इसको अप्लाई कर लो, तो वो होगी इशूड कैपिटल। अब जैसे ही कंपनी ने इश्यू किया 80 रुपए का शेयर कैपिटल, आईपीओ कंपनी ले आई, तो पब्लिक ने देखा और पब्लिक ने देखा कि कंपनी अच्छी है, तो पब्लिक क्या करेगी, सब्सक्राइब करेगी। सब्सक्राइब का मतलब क्या होता है, अप्लाई करना, ठीक है। तो सब्सक्राइब कैपिटल भी इशूड कैपिटल से बराबर या कम होगी। कई बार आप ऐसा देखते होंगे कि ओवर सब्सक्रिप्शन जो आता है 5 टाइम्स 6 टाइम्स, तो उस केस में कंपनी क्या करती है, जो ऊपर का पैसा है वो वापस कर देती है। इसीलिए सब्सक्राइब कैपिटल इशूड कैपिटल से बराबर या कम रहेगी। सपोज कंपनी की सब्सक्राइब कैपिटल भी 80 रुपीज है, यानी कि कंपनी ने जो इश्यू किया था विलिंग इन्वेस्टर्स को 80 रुपए की कैपिटल, उसमें पब्लिक ने सारे के सारे जो है शेयर्स को जो है सब्सक्राइब कर लिया, अप्लाई कर लिया, ठीक। अब जैसे ही पब्लिक ने अप्लाई किया, सब्सक्राइब किया, अब कंपनी क्या करेगी, शेयर अलॉटमेंट के लिए पैसा मंगाएगी। अब कंपनी ने देख लिया कि भाई पब्लिक ने अच्छा अप्लाई कर लिया है, अब मैं क्या करता हूं, अभी तो अप्लाई किया इन्होंने, अब कंपनी डिमांड करेगी। क्या करेगी, डिमांड करेगी। तो कंपनी क्या करती है, डिमांड एक साथ नहीं करती है। कुछ पैसा हो सकता है कंपनी एप्लीकेशन के टाइम में डिमांड करती है, कुछ पैसा कंपनी अलॉटमेंट के टाइम में डिमांड करती है, और उसके बाद फर्स्ट कॉल, फिर सेकंड कॉल, इस तरह से डिमांड करती है, ठीक है। तो कंपनी ने जो डिमांड किया अभी, वो मेरी कॉल्ड अप कैपिटल होगी। और कॉल्ड अप कैपिटल भी क्या होगी, मेरी सब्सक्राइब्ड कैपिटल से बराबर या कम होगी। तो 80 रुपीज की जो सब्सक्राइब कैपिटल है, कंपनी ने उसमें से अभी 40 रुपीज की कैपिटल डिमांड की है। बोलो 40 में आराम से फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल में मंगाऊंगी, अभी मुझे केवल 40 दे दीजिए, ठीक। तो ये मेरी कॉल्ड अप कैपिटल होगी। अब जैसे ही कंपनी ने 40 रुपए डिमांड किया पब्लिक से, तो क्या पब्लिक सारा का सारा पैसा दे देगी, नहीं। बट डिफॉल्टर तो हर जगह होते हैं ना, तो उसमें से 40 में से केवल कंपनी के पास 30 रुपए ही आया, 10 रुपए नहीं आए। 10 रुपए के शेयर जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने डिफॉल्ट कर दिया, उन्होंने पैसा ही नहीं दिया, ठीक। तो कंपनी के पास एक्चुअली क्या आया, 30 रुपए आया। तो एक्चुअली ये क्या हुई, पेड अप कैपिटल हुई। पेड अप कैपिटल मतलब कंपनी को जो एक्चुअली इन्वेस्टर्स ने पे किया, कंपनी के पास जो पैसा आया वो 30 रुपए है। और एज अ क्रेडिट एनालिस्ट मेरे लिए पेड अप कैपिटल सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि बैलेंस शीट में पेड अप कैपिटल ही जोड़ी जाती है। बैलेंस शीट के नोट्स में इनके बारे में डिटेल पूरा दिया जाता है कि इतनी ऑथराइज कैपिटल है, इतनी इशूड कैपिटल है, इतनी सब्सक्राइब कैपिटल है, इतनी कॉल्ड अप कैपिटल है। लेकिन जो जोड़ा जाता है, बैलेंस किया जाता है, वो पेड अप कैपिटल किया जाता है, ठीक। अच्छा, एज अ क्रेडिट एनालिस्ट मेरे लिए दो इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान रखने योग्य है। एक तो जब मैं नेटवर्थ निकालता हूं या टेंजिबल नेटवर्थ निकालता हूं या एडजस्टेड नेटवर्थ निकालता हूं, वहां पर मैं पेड अप कैपिटल का यूज करता हूं, इन ऊपर की कैपिटल का यूज नहीं करता हूं, मुझे इनसे मतलब नहीं है। दूसरा, मैं एज अ क्रेडिट एनालिस्ट इनको स्टडी जरूर करूंगा। मैंने ये देखा कि कंपनी ने 80 रुपए की कैपिटल इशू की विलिंग इन्वेस्टर्स को, और केवल 20 रुपए का ही सब्सक्रिप्शन आया। इसका मतलब क्या है, इस कंपनी की इमेज मार्केट में अच्छी नहीं है, यानी कंपनी ये कैपिटल रेज ही नहीं कर पाएगी, तो इसको तो कंपनी को दिक्कत होनी है। या कंपनी को 20 रुपए का सब्सक्राइब कैपिटल मिला, उसमें से केवल 5 रुपए ही कंपनी के पास आया, यानी पेड अप कैपिटल 5 रुपए की है, 15 रुपए तो डिफॉल्ट कर गए इन्वेस्टर्स। इसका मतलब इन्वेस्टर्स इस कंपनी में इन्वेस्ट करने से घबरा रहे हैं, यानी इस कंपनी में कुछ दिक्कत है,
और क्रेडिट एनालिस्ट को बहुत ध्यान से इस कंपनी का अप्रेजल करना चाहिए, इसके बैलेंस शीट का एनालिसिस करना चाहिए। ठीक है, तो ये होता है शेयर कैपिटल। अब मैं आशा करता हूं आप शेयर कैपिटल के बारे में काफी चीजें, इंपॉर्टेंट चीज आप समझ गए होंगे। जैसे आप एनालिसिस करेंगे, आप किसका कहां यूज करना है आप जान सकते हैं। ठीक है, अब फिर से आते हैं मेन फॉर्मेट पे। तो शेयर कैपिटल मेरा खत्म हो गया है, आप इसके बारे में बिल्कुल परफेक्ट बन गए हैं। अब हम पढ़ते हैं रिजर्व्स एंड सरप्लसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको इसके बारे में इतना डिटेल में बताऊंगा जितना शायद आपने पहले कभी नहीं पढ़ा होगा। अब इससे पहले कि मैं आपको रिजर्व्स के बारे में कितने प्रकार के होते हैं, कैसे उसका हमको यूज करना है, मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूं जिसका कि बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन रहता है। इवन कई लोगों की बैंक्स में नौकरी खत्म हो जाती है लेकिन वो इन कंसेप्ट के बारे में क्लियर नहीं होते। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिजर्व, सरप्लस, प्रोविजन एंड फंड? रिजर्व, सरप्लस, प्रोविजन और फंड में क्या डिफरेंस है, इनके बारे में आपको मैं बताता हूं। देखिए, सबसे ऊपर होता है ग्रॉस प्रॉफिट, उसके नीचे फिर क्या होता है, खर्चे वर्चे सारे होते हैं, फिर आता है नेट प्रॉफिट। और नेट प्रॉफिट कहां जाता है, ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाता है। ठीक है, अब हमेशा ध्यान रखिएगा, जो रिजर्व है वो नेट प्रॉफिट से नीचे की चीज है, और जो प्रोविजन है वो नेट प्रॉफिट से ऊपर की चीज है। ठीक, पहले मैं आपको बताता हूं प्रोविजन क्या होता है। देखिए, कोई ऐसा खर्चा जो आपको पता है कि आपको फ्यूचर में करना है, लेकिन कितने अमाउंट का करना है वो अगर नहीं पता है तो उसको बोलते हैं प्रोविजन। जैसे आपने सुना होगा प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। अब टैक्स का असेसमेंट तो अगले साल होगा ना, टैक्स का असेसमेंट तो अगले साल होगा, कितना एक्चुअल टैक्स बनेगा ये कंपनी को पता नहीं है, इसीलिए उसको प्रोविजन करना पड़ेगा। तो प्रोविजन होता है वो खर्चा जो फ्यूचर में करना पड़ेगा लेकिन जिसका अमाउंट नहीं पता, वो प्रोविजन होता है। तो प्रोविजन क्या होता है, ये खर्चा होता है। क्या होता है, खर्चा होता है, ये करना ही करना है, प्रॉफिट हो चाहे ना हो। एन अमाउंट विच इज एन एक्सपेंस एंड चार्ज टू प्रॉफिट, ये क्या है, प्रॉफिट पे एक चार्ज है। इट इज अ प्री प्रॉफिट मैटर, ये नेट प्रॉफिट से ऊपर का बात है, इसीलिए इसे कहते हैं प्री प्रॉफिट मैटर। इट इज क्रिएटेड टू टेक केयर ऑफ फ्यूचर नोन लायबिलिटी हुज अमाउंट कैन नॉट बी ascertained। अब देखिए, एक तो मैंने आपको प्रोविजन फॉर टैक्सेशन बताया, अब प्रोविजन भी लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म हो सकते हैं, वो मैं बाद में बताऊंगा आपको। आपने बैंक्स में देखा होगा कि खाते एनपीए होते हैं, तो जैसे ही कोई अकाउंट एनपीए होता है, बैंक्स को उसका प्रोविजन करना पड़ता है। तो प्रोविजन का मतलब क्या है कि फ्यूचर में जब उस एनपीए को बैंक्स को अपनी बुक से राइट ऑफ करना होगा तो बहुत ज्यादा खर्चा होगा। कितना खर्चा होगा बैंक को नहीं पता है, लेकिन खर्चा होगा ये पता है। इसीलिए क्या करेगा बैंक, प्रोविजन फॉर एनपीएस करेगा। जैसे प्रोविजन फॉर टैक्सेशन मैंने आपको बताया, तो ये प्रोविजन हो गया, प्रोविजन खर्चा है और प्रॉफिट से ऊपर की बात है। वहीं पर रिजर्व क्या है, वो नेट प्रॉफिट के बाद की बात है, वो पोस्ट प्रॉफिट मैटर है। क्या है वो, पोस्ट प्रॉफिट मैटर हो, जब प्रॉफिट होगा तभी मैं रिजर्व क्रिएट करूंगा। एन अमाउंट क्रिएटेड आउट ऑफ एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, जहां पर प्रोविजन एक्सपेंस है और चार्ज टू प्रॉफिट है, वहां पर रिजर्व क्या है, ये एप्रोप्रिएशन है। ठीक, अब रिजर्व कितने प्रकार के होते हैं, क्या होते हैं, वो मैं बताऊंगा अभी आपको। तो रिजर्व और प्रोविजन के बारे में आपको अंतर क्लियर हो गया है। सरप्लस क्या होता है, ये रिजर्व का ही पार्ट होता है, हम बोलते हैं रिजर्व्स एंड सरप्लस। सरप्लस क्या होता है, जो प्रॉफिट या लॉस मुझे इस साल हुआ है वो मेरा सरप्लस है। और सरप्लस एंड में किस पे जाता है, जाता है रिजर्व में ही है, लेकिन अभी उसको मैं क्या बोलूंगा, सरप्लस। आपने क्या सरप्लस कमाया है ना, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, सरप्लस। और सरप्लस लास्ट में रिजर्व का ही पार्ट बनता है। ठीक, अब पढ़ते हैं फंड क्या होता है। देखिए, when reserves are invested in highly liquid securities it is called as reserve fund or simply fund। तो फंड क्या है, वो रिजर्व ही है, लेकिन रिजर्व क्या होता है, अब आपको बिजनेस में नहीं पता रिजर्व कहाँ है, वो कैश के रूप में है या स्टॉक के रूप में है या फिक्स्ड एसेट के रूप में, लेकिन है वो बिजनेस में, वो रिजर्व है। लेकिन अगर रिजर्व को मैं इन्वेस्ट कर दूं कहाँ, हाईली लिक्विड सिक्योरिटीज में, जिससे कुछ मुझे उसमें रिटर्न भी आ जाए, तो मेरा क्या हो जाएगा, रिजर्व फंड और फंड। अच्छा, एज अ क्रेडिट एनालिस्ट आपको ध्यान देना है कि प्रोविजन क्या है, वो लायबिलिटी है, उसको नेटवर्थ का पार्ट नहीं मानना है। लेकिन रिजर्व, सरप्लस और फंड को आप क्या है, नेटवर्थ का पार्ट मान सकते हैं। एज अ क्रेडिट एनालिस्ट आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब
अब मैं आपको रिजर्व्स के बारे में डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। अब जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें मैं इसी को कंटिन्यू कर रहा हूं, ठीक है। तो आप नेक्स्ट पार्ट को भी जरूर देखें।